हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न को। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको पता ही होगा कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न, और इस 10 में से कोई भी प्रश्न चूज करके आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाना रहता है। और जो 5 क्वेश्चन रहता है हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि टोटल 10 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। इसी में से 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो और सुनने पर कान को सुख मिले, उसे ही हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? तो बोलने की वह कला, क्या वो कला जो होगा वो सहज होगा। बोलने की ऐसी कला जो कि सहज हो, सरल हो, जिसे कि हम अच्छे से बोल सके, और वो जो बोलेंगे हम किसी को उसे सुनने के बाद दूसरे के कान को सुख मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और ये जो हुनर है, बोलने की जो कला, ये जो हुनर है, यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो, यानी कि सरल हो, और दूसरे के लोगों को सुनने पर कान को सुख मिले, उसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और ये जो कला है यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल वे में आपको बताना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकिया की राह क्यों देखती है? तो बिस्नी और मुन्नी जो है उसको मानक की प्रतीक्षा है। तो मानक है कौन? तो बिस्नी जो है उसका बेटा है मानक, और मानक जो मुन्नी का ये भाई है। यानी कि बिस्नी का एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा का नाम है मानक और एक बेटी है, उसका नाम है मुन्नी। मुन्नी जो है वो घर पे बैठी हुई, उसका शादी नहीं हुआ है, और उसी के शादी के पैसे के जुगाड़ करने के लिए मानक जो है युद्ध में लड़ाई पर गया, फौज में गया हुआ है। तो ये दोनों जो रहते हैं बिस्नी और मुन्नी, इनको मानक का प्रतीक्षा इसलिए रहता है कि मानक जो है घर पे जल्दी से आएगा, और बिस्नी जो है ये वो सोचती है कि मानक जल्दी से घर पे आएगा और अपनी बहन की हाथ पीले कर पाएगा, यानी कि शादी कर पाएगा। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा रहती है? तो मानक की प्रतीक्षा रहती है। और प्रतीक्षा इसलिए रहती है कि जल्दी से मानक अपने घर पे आएगा और अपनी बहन की शादी कर पाएगा, अपने बहन के हाथ पीले कर पाएगा। और वे डाकिया की राह क्यों देखती है? ये बिस्नी और मुन्नी जो रहती है डाकिया की राह क्यों देखती है? तो मानक की चिट्ठी आई कि नहीं आएगी, इसी राह के में, यानी कि इसी के चलते मानक की चिट्ठी आएगी या नहीं आएगी, या फिर आई है या नहीं आएगी, इसी के लिए बिस्नी और मुन्नी जो रहती है ये डाकिया की राह देखती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल में आप लोग याद रखिएगा। वे डाकिया की राह मानक की चिट्ठी की आशा में देखती है कि कहीं चिट्ठी आ जाए, कहीं चिट्ठी आ जाए। बिस्नी और मुन्नी इसीलिए डाकिया की राह देखती है। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल में आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी जो थे वो कौन थे? तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे? तो एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्श के सच्चे दिल से मानने वाले निर्भय पुरुष थे। पुंडलिक जी जो थे ना, एक शिक्षक थे, और ये गांधी जी के आदर्श को मानने वाले, एक सच्चे दिल से मानने वाले एक आदर्श और निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 के बेलगांव से भितरवा बुलाया था। जो गांधी जी थे पुंडलिक जी को 1917 में, बेलगांव में पहले रहते थे पुंडलिक जी, लेकिन वहां से गांधी जी ने इन्हें 1917 में भितरवा गांव में बुला लिया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे सके और साथ ही ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजों की प्रति भय को दूर कर सके। अब जो गांधी जी 1917 में बेलगांव से भितरवा पुंडलिक जी को बुलाए थे, तो बुलाए क्यों थे? तो इसलिए बुलाए थे ताकि वो वहां पर क्या करे, पुंडलिक जी जो है वो आश्रम में रह करके बच्चों को, गाँव वालों को और बच्चों को शिक्षा दे सके, और गाँव के जो लोग हैं उनके दिल से अंग्रेजों का जो भय है उसको भी दूर कर सके। इसीलिए गाँव से पुंडलिक जी को गांधी जी जो है वो बुलाते हैं। और याद रखिएगा पुंडलिक जी थे कौन? तो पुंडलिक जी जो थे वो एक शिक्षक थे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन जो होता है वो क्या होता है? तो गैंग्रीन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है, जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है, और यह प्रायः किसी विषाक्त, कांटे, चुभन या ऐसी किसी कारण से हो जाता है, या जिस भी अंग में हो जाता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है, अथवा रोगी की जान चली जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि गैंग्रीन क्या होता है? तो गैंग्रीन जो होता है एक घाव होता है, और ये घाव होता किस तरह से? तो किसी भी आपके अंग में कहीं पर वो कांटा चीज चुभ जाता है, या फिर कोई विषैला जीव काट लेता है, उससे क्या हो जाता है? ये गैंग्रीन बीमारी हो जाता है। लेकिन ये गैंग्रीन बीमारी आपके शरीर के जिस भी हिस्से में अगर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के किसी भी हिस्से में हो जाएगा, पूरे शरीर के उस हिस्से को क्या करना पड़ेगा? काट कर हटाना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को ये हाथ में हो जाता है, किसी का पाँव में हो जाता है, किसी का उंगली में हो जाता है, तो शरीर का जो हिस्सा होगा उसको काट कर हटाना पड़ेगा, या फिर जिसको ये गैंग्रीन बीमारी होगा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इतना गंभीर बीमारी है ये गैंग्रीन। समझ गए यहाँ तक? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो लोग इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा आगे से स्किप करके देख लीजिएगा। जो लोग पीडीएफ को नहीं लिए वो
लोग पीडीएफ को किस तरह से ले सकते हैं, पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आपको लेना है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये पीडीएफ जो है सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए, साइंस के बच्चों के लिए भी है, लेकिन साइंस के बच्चों को इसमें सिर्फ और हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा, और भी सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के बच्चे होंगे तो आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे ना उस सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप लोग साइंस के बच्चे होंगे तो आप लोगों को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोगों को लेना किस तरह से तो वो बता देते हैं। आपका जिसमें से जो 10 सब्जेक्ट है, इसी 10 में से कोई आपका आर्ट्स के अगर बच्चे होंगे, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। इस पांचों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा और पांचों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में मिल तो जाएगा, लेकिन पीडीएफ में रहेगा क्या क्या और क्या हम इतने कम समय में तैयारी अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, ये आपके मन में होगा सवाल। क्या इतना कम टाइम बचा हुआ, मात्र 10 दिन टाइम बचा हुआ, इस 10 दिन में आप लोग तैयारी किस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पीडीएफ को लेकर के वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग का हिंदी सब्जेक्ट तो होगा ही, तो एग्जांपल के तौर पे हम हिंदी में ही बता देते हैं। हिंदी का अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो हिंदी का अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं उसमें आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अब ये 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो जैसे कि आपकी हिंदी में चैप्टर है, शुरुआत चैप्टर है बातचीत से, जो कि गद्य खंड से लेकर के और काव्य खंड के और लास्ट तक प्रतिपूर्ति वाला चैप्टर है। तो इस तीनों खंडों के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या मिलेगा, तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे संबंधित 100 प्रश्न मिलेगा। और ये भी मिलेगा आपको चैप्टर वाइज, यानी कि पहला चैप्टर का जो भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 100% व्याख्या वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि पूरा सिलेबस जो आपको कंप्लीट करवा देंगे इस पीडीएफ से। और साथ ही साथ ये तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इसमें लिखे हुए नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं जो 10 साल का पिछला क्वेश्चन है 2009 से 2023 तक का, वो भी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। उसमें क्वेश्चन रहेगा आपको टोटल 500 प्रश्न रहेगा, वो पीडीएफ भी मिलेगा। यानी कि हिंदी का आपको टोटल 4 पीडीएफ मिलेगा। 4 पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो एक मिलेगा गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव का, एक मिलेगा पद खंड यानी कि काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव का, और एक मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, और एक मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन वाला, जो कि 2009 से लेकर के 2023 तक के वो क्वेश्चन का पीडीएफ। यानी कि एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को इतना सारा मिलेगा। और इस सबको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। अब तो ये बात होगा कि पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या, लेकिन क्या आप इतना जो कम समय बचा हुआ इसमें आप तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आपको बता देते हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी इसको पीडीएफ को अच्छे तरीके से 5 से 6 दिन में भी कंप्लीट करके अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। किस तरह से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं तो वही बता दें। बस आप लोग को रोज इस पीडीएफ को 5 से 6 दिन तक 2-2 घंटा या 1.5 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग इस पीडीएफ को लीजिएगा तो एक चैप्टर का ज़्यादा 25-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो सब इसमें ऐड कर दिए गए। सिर्फ 25-30 या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको एक सब्जेक्ट का इसमें देखने को मिलेगा। अब एक सब्जेक्ट का जब 25-30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो आप लोग एक दिन में 5-6 चैप्टर तो कर ही लीजिएगा, वो भी 2 घंटे में बहुत हो जाता है। 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा और 1 घंटे में 5 चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। नहीं कि रोज अगर आप लोग 2 घंटे हिंदी को पढ़ लेते हैं बस 5-6 दिन ही, तो आपका पूरा हिंदी जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। और इस तरह ये तो हो गया कि हिंदी सब्जेक्ट का बात। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इस 10 में से आपका कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। कोई चाहे आपका इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या म्यूजिक हो, सोशियोलॉजी हो, होम साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आप बात करते हैं जो लोग सब कुछ पढ़ लिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, उनके लिए किस तरह से पीडीएफ जो वो काम करेगा, उनका क्या अच्छा नंबर आ सकता है इससे पढ़ करके और ज़्यादा अच्छा नंबर, तो उनको बता देते हैं कि पीडीएफ किस तरह से पढ़ना है। जैसे आप लोग इस पीडीएफ को ले लेंगे, लेकिन आप लोग तो पहले से सब क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं ना, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब आप लोग पढ़ लिए होंगे। जो सब्जेक्ट को यानी कि सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग, तो वो लोग क्या कीजिएगा, इस पीडीएफ को लेकर के रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने से आपको क्या पता चलेगा, जिस लेवल का क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा वह उसी सेम लेवल के क्वेश्चन जो है, सेम वही सब क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ में ऐड कर दे। अगर आप लोग ये पीडीएफ को बना लेते हैं, इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन सब आप लोग कर पाते हैं, तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी आप बना सकते हैं। यानी कि आपका रिवीजन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हो जाएगा। और एक और पीडीएफ का जो सबसे मेन बात है, खूबी जो है इसका, कि आप लोग अगर गेस्ट पेपर से पढ़िएगा या मॉडल पेपर से पढ़िएगा, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, आंसर जो मिलेगा वो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। यानी कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन का भी है तो उसका आंसर आपको 1 पेज में, आधा पेज में या फिर बड़ा बड़ा और किताबी भाषा में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो आंसर है वो सिंपल वे में लिखा गया और शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है। जितना 2 नंबर का है तो 2 नंबर कम से कम 5-6 लाइन है, उससे ज़्यादा लाइन आंसर नहीं है। सिंपल सा लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसमें गेस्ट पेपर वाला लैंग्वेज वाला आंसर नहीं है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं है। सिंपल वे में इसमें आंसर लिखे हुए हैं, समझ गए, ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सके और इस पीडीएफ को पढ़ करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। 25 रुपये इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेगा। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके, इसलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही रखें। अब लेना किस तरह से तो वो आपको बता देते हैं।
ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को आप जैसे ही फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, 25 रुपया डाल दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट हो, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो उसका नाम आप लोग बता दीजिएगा। और आप लोग सिर्फ आर्ट्स नहीं लिखिएगा, या फिर ऐसे साइंस वाला होगा तो उनको तो हिंदी और इंग्लिश का ही चाहिए होगा। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स वाला होगा तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे स्क्रीनशॉट भेज देते और नीचे लिख देते आर्ट्स, तो फिर उनको कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछना पड़ता है कि आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आर्ट्स में आपका जो भी 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का नाम बताइएगा। जैसे आपका 5 सब्जेक्ट, जैसे होम साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो वो 5 सब्जेक्ट का नाम बताएगा, तो आपको पीडीएफ क्या होगा, मिल जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, नाम ऐसे बोलते हैं सिर्फ आर्ट्स लिख देते हैं, तो फिर उनको फोन करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है या फिर मैसेज करके पूछना पड़ता है। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भेज करके और 5 सब्जेक्ट बता दीजिएगा तो आप लोग को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को लेकर के अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय, जितना टाइम आपके पास बचा है उतना ही टाइम आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ करके अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका खिलौना क्या है। तो कवित्री की यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हुई है, जो कवित्री का जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना था। वो महत्वपूर्ण खिलौने के रूप में अपने पुत्र को स्वीकार करती है, अतः कवित्री का खिलौना जो है उनका पुत्र ही है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कवित्री का खिलौना जो है वो कौन है। तो कवित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका जो बेटा है, उनका जो पुत्र है वही उनका खिलौना है। उसका जो पुत्र का यानी कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके पुत्र का आकस्मिक यानी कि ऐसे ही किसी कारण से आकस्मिक उनका मृत्यु हो गया उसके बेटे का, और उसी के वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बहुत ही ज्यादा दुखी है और उस कह रही है कि उनका जो खिलौना था वो खो चुका है। इसलिए जो कवित्री का खिलौना है वो कौन है, तो उनका बेटा ही है। कवित्री का खिलौना कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना कौन है, तो उनका बेटा यानी कि उनका पुत्र जो है वही कवित्री का खिलौना है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी जो होती है किसके लिए तरसती है। तो चातकी जो होती है एक पक्षी होती है। चातकी क्या होता है, तो एक पक्षी होता है जो कि स्वाति के बूंद के लिए तरसती है, और ये पक्षी जो होती है स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है। चातकी सिंपल सा क्वेश्चन है कि चातकी किसके लिए तरसती है, तो चातकी एक पक्षी होती है जो कि स्वाति बूंद के लिए तरसती है। और स्वाति नक्षत्र होता है, स्वाति जैसे जितना नक्षत्र होता है उसमें से एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होता है उसका जो जल होता है उसी का जल यानी कि उसी का सिर्फ पानी ग्रहण करती है चातकी पक्षी। इसलिए वो सालों भर स्वाति जल के प्रतीक्षा करती है, और जब स्वाति जल उसे मिलता है तो उसे ही ग्रहण करती है। यानी कि साल में जब भी आता है स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र में जब भी बारिश होता है उसी का जल ग्रहण करती है चातकी। उसका साल भर से वो इंतजार करती रहती है स्वाति नक्षत्र का। चातकी पक्षी होती है कि कब स्वाति नक्षत्र आएगा, कब उसका बारिश होगा और कब उसका जल वो ग्रहण करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि चातकी किसके लिए तरसती है। तो चातकी एक पक्षी होती है जो कि स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तरसती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी था वो क्या कहता था सबसे। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाने का विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था, ये जो मौलवी था ये मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकालो, यानी कि पोस्ट ऑफिस से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि लहना सिंह के गाँव में आना, लहना सिंह का गाँव का नाम था माझे। तो लहना सिंह के गाँव में आया जो माझे गांव में आया तुर्की मौलवी था, वो लोगों से क्या कहता था, वो लोगों से कहता था, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी जो था वो लोगों से कहता था कि जर्मनी वाले जो है ना वो पंडित बन गए। कैसे पंडित बन गए, तो वेद पढ़ पढ़ के वो पंडित बन गए, और वो जो लोग पंडित बन गए वो क्या कर गए, विमान चलाने की यानी कि जो एरोप्लेन होता है उसको भी चलाने की विद्या जान गए वेद पढ़ पढ़ करके। और मंडी में बनियों को बहकाता था, ये जो मौलवी था ये मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकालो क्योंकि सरकार का जो राज है वो जाने वाला है। समझ गए आप लोग। इसको जितना क्वेश्चन बता रहे सब क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ समझ लेना है और अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में लिखना आपको एग्जाम में। तो जब जैसे आप लोग एग्जाम में जाएगा आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे ही लिखा रहेगा, फर्स्ट लाइन ही लिखा रहेगा कि इसका आंसर जो होगा वो अपने भाषा में लिखे, अपने यथासंभव अपने उत्तर अपने भाषा में लिखे यानी कि अपने लैंग्वेज में लिखे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर सिर्फ समझना है और याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ आप लोग को समझना है और अपने एग्जाम में जाकर के अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में इसका आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ था, एक दिन दिनकर जी मद्रास के, यहाँ पर जयप्रकाश नहीं होगा, यहाँ पर दिनकर जी होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर जयप्रकाश लिखा गया। दिनकर जी का निधन किन और कब और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो एक दिन दिनकर जी जो होते हैं, यहाँ पर जयप्रकाश कट कर दीजिएगा, दिनकर जी होगा। एक दिन दिनकर जी मद्रास के अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। एक दिन दिनकर जी जो थे अपने मद्रास के उनके एक मित्र थे, उन ईश्वर अय्यर उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। वहाँ दिनकर जी से गंगा बाबू मिलने आए थे। वहाँ दिनकर जी से बहुत ही देर तक प्रसन्न दिखे थे। दिनकर जी थे वहाँ पर जो गंगा बाबू उनसे मिलने आए थे, इसके कारण क्या थे, तो बहुत ही प्रसन्न दिखे थे। एक दिन अचानक
रात को उनको दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट तक उनको 3 मिनट के अंदर ही उनको बिल्डिंग के नर्सिंग जो अस्पताल था उसमें पहुंचाया गया। रामनाथ गोयनका के द्वारा उनको के सामने ही उनका निधन हो गया। यहाँ पर द्वारा नहीं, रामनाथ जी के गोयनका के सामने ही उनका निधन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि दिनकर जी जो थे उनका निधन कब और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक दिन क्या हुआ था कि मद्रास के बिल्डिंग का जो नर्सिंग होम था वहां पर इनका निधन हो गया था। यह सिंपल सा था, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ था दिनकर जी का निधन। तो एक दिन क्या होता है, दिनकर जी होते हैं, यहाँ पर कट कर दिया, जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, दिनकर जी होगा। एक दिन दिनकर जी होते अपने दोस्त ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। खाना पीना खाने के बाद उनको क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ गया। और दिल का दौरा जैसे ही पड़ा उसके 3 मिनट के अंदर ही उनको बिल्डिंग के नर्सिंग होम में अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर जो थे वो अपनी पूरी तैयारी से उनका इलाज करने लगे, लेकिन फिर भी दिनकर जी को बचाया नहीं जा सका। और वहां पर जो वहां पर दिनकर जी से मिलने के लिए गंगा बाबू भी आए थे। याद रखिएगा, वहां पर दिनकर जी जब उनकी मृत्यु हुई थी उससे कुछ समय पहले गंगा बाबू जो थे वो उनसे मिलने आए थे दिनकर जी से। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं। भगत सिंह जो है उनको विद्यार्थी से क्या क्या अपेक्षाएं। तो भगत सिंह के विद्यार्थियों से काफ़ी सारी अपेक्षाएं। वे कहते हैं कि भारत को ऐसे देश सेवक की आवश्यकता है जो देश पर तन मन धन से अर्पित कर सके तथा अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए, विकास के लिए न्यौछावर कर दे। और यह कार्य जो ये काम जो है सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं, विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब भी जरूरत पड़े तो मैदान में कूद पड़े, अपना जीवन देश की सेवा में लगा दे। यही सारी अपेक्षाएं जो विद्यार्थियों से अमर भगत सिंह की है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या क्या अपेक्षाएं। तो भगत सिंह की ना विद्यार्थियों से बहुत सारी अपेक्षाएं, काफी अपेक्षाएं। कौन कौन सी अपेक्षाएं। तो भगत सिंह को मानना ऐसा है कि भारत को ऐसे देश सेवकों की आवश्यकता है जो कि अपना तन मन धन से अर्पित कर दे देश पर, अपना सारा जीवन जो है वो देश की आज़ादी के लिए, विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा तन मन धन जो है वो अर्पित कर दे, न्यौछावर कर दे। और ये जो काम है भगत सिंह कहते हैं, ये जो अपना तन मन धन न्यौछावर करने का जो काम है देश पर, ये काम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी और नौजवान ही कर सकते हैं और कोई इस काम को कर ही नहीं सकता। इस काम को यानी कि अपना तन मन धन न्यौछावर करने का जो काम है अपने देश के लिए, ये काम सिर्फ और सिर्फ नौजवान और विद्यार्थी ही कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी जो है वो पढ़े, ऐसा नहीं कि पूरा तन मन धन देश के काम में ही लगा दे, पढ़े लिखे है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अतः विद्यार्थी पढ़े, भगत सिंह का मानना है कि अतः विद्यार्थी पढ़े, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और देश को जब भी जरूरत हो नौजवानों की, विद्यार्थियों की, तो मैदान में कूद पड़े, अपना सारा जीवन जो है वो देश की सेवा में लगा दे। यही सारी अपेक्षाएं हैं अमर भगत सिंह की विद्यार्थियों से। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे, बस आप लोगों को अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में इसका आंसर जो है एग्जाम में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखे। रोज कहानी की जो नायिका है मालती, उनका जो घर का वातावरण था वो आपको कैसा लगा, वो आपको बताना है। तो मालती का जो घर का वातावरण था वो एकदम नीरस उबाऊ था, उसमें कहीं भी ताजगी प्रसन्नता था ही नहीं। मालती में युवती वाला रस भी नहीं था, वो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, वो अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट थी। मालती जो थी रोज कहानी की नायिका, उनका जो जीवन था वो पूरा नीरस और उबाऊ था, क्योंकि उसमें कहीं भी ताजगी था ही नहीं। क्यों नहीं ताजगी था, क्योंकि उसके आसपास जो था वो कोई भी बातचीत करने वाला लोग ही नहीं रहता था, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका में रहती थी और पहाड़ी इलाका में जो घर होता है बहुत दूर दूर होता है, तो उसके आस पड़ोस में कोई लोग भी नहीं थे जिससे वो बातचीत कर पाते। रोज एक ही काम करती थी, सुबह उठना, अपने पति को हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार करना। उसके पति भी डॉक्टर थे, जिस कारण से वो मालती को उतना टाइम नहीं दे पाते थे। उसके पति भी डॉक्टर थे, तो हॉस्पिटल में गैगरी नामक जो बीमारी होता है उसका इलाज करते थे। वो हॉस्पिटल में अधिकतर समय रहते थे। मालती के पति महेश्वर, इसलिए क्या होता था, महेश्वर भी मालती पर टाइम नहीं दे पाते थे। मालती का एक ही काम था, सुबह उठना, पति को तैयार करना, हॉस्पिटल जाने के लिए, खाना बनाना, बर्तन धोना, और उसका एक बच्चा भी था टिट्टी, उसका देखभाल करना। यानी कि एक तरह का जीवन जीते जीते मालती जो थी वो नीरस और उबाऊ हो चुकी थी, उसमें कहीं भी ताजगी और प्रसन्नता था ही नहीं। मालती में जो युवती वाला रस होता है वो भी नहीं था। ऐसा लगता था कि वो जो उसका बच्चा था टिट्टी, उसके साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मालती जो थी वो अपने परिवेश तथा अपने पूरे जीवन से असंतुष्ट थी। सिंपल सा क्वेश्चन था कि मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा, तो इस तरह से आपको इसका आंसर बताना है। समझ गए। तो ये 10 क्वेश्चन था, इस 10 क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं, इसी में से 2 या 3 प्रश्न जो होगा आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। समझ गए। अब देख सकते हैं आप लोगों को पीडीएफ के बारे में बता ही दिए थे कि पीडीएफ किस तरह से लेना है, डिटेल में बता दिए थे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 25 रुपये पे करना है और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो, आप लोग बता दीजिएगा, आप लोगों को जो पीडीएफ होगा वो मिल जाएगा। नंबर बता दिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके इसका पीडीएफ जो है वो आप लोग ले सकते हैं। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में, जितना टाइम बचा उसी कम समय में आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।